चेतनावादी मनोविज्ञान तब तक पहुंचे इस प्रयोजन से है। तो अब वस्तुतः जिसका इंतजार था कि उस पुस्तक पर बात शुरू हो, उस पुस्तक की बातें शुरू हो, तो आज वो समय आ गया है और इस हड़बड़ी के साथ ऐसा लग रहा है। लेकिन ये स्थिर वस्तु को हम लोग करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा स्थिर हो जाते हैं। मुझे जैसा बताया गया कि कुछ लोग इसको पढ़ चुके हैं जी। पहले अध्याय को। भैया, आज का मेन चर्चा का बिंदु ये सोच रहे हैं कि मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का पृष्ठभूमि। जी। तो जी। तो शीर्षक जैसा बता रही हैं पृष्ठभूमि, और पहला अध्याय जो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का है, मानवीयतापूर्ण आचरण सहज व अनुसंधान क्यों। तो ये बिल्कुल। पूरे अनुसंधान की पृष्ठभूमि बता रहे हैं और उसके पीछे मनोविज्ञान लिखे जाने की पृष्ठभूमि शामिल हो जाती है। तो दरअसल ये पहले अध्याय की ही पृष्ठभूमि है, और सबसे पहली लाइन जो है इस अध्याय की वो कि किसी आदमी को हम जानेंगे तो कैसे जानेंगे, तो उसकी मानसिकता से जानेंगे। मैंने इसको 4 दिन पहले पढ़ा था जब ये चर्चा हुई थी कि इस पर बात होने वाली है। तो उस दिन से कुछ कुछ इसमें घूमता रहा और काफी बढ़िया जो है एक अलग से स्पष्टता आई कि मानसिकता, जब से मानव है तब से मानसिकता है, यानी जीवन इकाई जो है इस शरीर को चला रही है, लेकिन मानी हुई वस्तुओं को लेकर चला रही। और मानने में संवेदनशीलता जो है, संवेदना है, वो प्रभावी, जो कि जीवावस्था में प्रमाणित हो चुका है और व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित हो चुका है। तो अब जब ज्ञान अवस्था और मानव का प्रयोजन, इन बातों को देखते हैं तो ज्ञान अवस्था क्यों, तो कल्पनाशीलता के साथ चेतना की विकसित अवस्था दशा तक पहुंचना और उसको प्रमाणित करना। अभी मनोविज्ञान बाबा जी ने अनुभव मूलक तरीके से हम लोगों के बीच रखा है। हम भूरी भूरी कृतज्ञता से भरे हैं कि ऐसी दृष्टि मिल पा रही है। मानसिकता पर हम बात कर रहे हैं और मौलिक बात कर रहे हैं। प्रयास, इससे पहले हमने वेस्टर्न साइकोलॉजी के स्टडी में देखा कि कितने प्रयास हुए, और अभी पिछली प्रस्तुति में हमने देखा कि कैसे बाल मनोविज्ञान पर एमिल पुस्तक में जो है बच्चे को ऑब्जर्व करते हुए सारी बातें कितनी कठिनाई से रखी होंगी। किसी देखने वाले ने, पिता ने ये सोचा कि बच्चे को बढ़ते हुए देखना और फिर उसको लिखना, इंडोर्स करना, डॉक्यूमेंट करना और मानव जाति तक पहुंचाना, जिसको कि आज तक हम लोग पढ़ते पढ़ा रहे हैं, और कई सारी चीजें उसकी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में, चाइल्ड साइकोलॉजी में उसको शामिल किया गया। तो मनोविज्ञान इस तरह से, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान क्यों पढ़ना है। हम सभी लोग दर्शन के अध्येता हैं और सबने अपने अपने निष्कर्ष बनाए ही हैं इस संदर्भ में, खासकर जब इस मनोविज्ञान पुस्तक पठन के उपरांत जो मानवीय आचरण, 122 आचरण की बात आई, तब से हम लोग नियमित कुछ न कुछ ध्यान में आता ही रहता है। इतने सारे कार्यक्रम में है, पठन में है, और ध्यान जाता है स्वयं के ऊपर भी कि क्या मैं इन आचरणों के करीब हूँ, पहुंच रहा हूँ। ऐसा एक प्रश्न मेरे भीतर चलता है ना। आचरण, पहले तो उसकी परिभाषा ही समझ में धीरे धीरे आती है। फिर कुछ परिभाषाएं, एक आध परिभाषाएं जो आमतौर पर शब्द रूप में बहुत ही आम हैं, हम हमेशा सम्मान विश्वास की बात करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर बाबा जी की परिभाषा पढ़ते हैं तो फिर विश्वास नए तरीके से समझ में आता है। और ये खुलने के लिए ऐसा सूत्र है जैसे इसके अर्थ खुलते जा रहे हैं, ऐसा। और ये जब सामूहिक पठन में होता है, सामूहिक चर्चा में होती है बात, तो इसके और आयाम खुलते हैं। और इसी उद्देश्य से जो है आज का सत्र मुझे लगता है सार्थक रहेगा कि सबने मनोविज्ञान की इस पुस्तक को पढ़ा है ना। हर आदमी मानसिकता से काम करता है, प्रिय हित लाभ की मानसिकता अभी भी प्रभावी है।
इसको न्याय पहचानने में कितना वक्त लगेगा, या न्याय छूता भी है कि नहीं। और जब इस सत्य सूचनाओं को पढ़ते हैं, जिसको श्रुति के रूप में बाबा जी ने इसे पुस्तक में आगे रखा है, तो श्रुति, इन सत्य सूचनाओं से हम उस वास्तविकताओं को, उन वास्तविकताओं को पहचानने की तरफ बढ़ेंगे। और फिर बाबा जी कहते हैं मुझसे बेहतर आगे की पीढ़ी होगी, तो उस तरफ हम सभी लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे। दरअसल ये सारा प्रोजेक्ट, सारे प्रयास स्वयं के चेतना विकसित होने के अर्थ में है। तो मैं चाहूंगा कि स्वयं स्फूर्त तरीके से जो लोग इन 4-5 पेजों को पढ़ चुके हैं, इसमें से क्या नया देखते हैं वो चर्चा के लिए लाएं, क्योंकि ये प्रस्तुति नहीं है, ये चर्चा है, इसमें भागीदारी सबकी अपेक्षित है। तो मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर अपनी बात रखने के लिए मैं किसी को नाम लेकर निमंत्रित करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि किन्होंने अपनी तैयारी जी जी, नहीं, की। ठीक है। संदीप भैया ने एक ओवरव्यू पर्सपेक्टिव तो बहुत ही बढ़िया रख दिया कि किस तरह से मनोविज्ञान का एक बैकग्राउंड है और क्या उसमें चर्चा होनी है। अभी काफी सारे सब्जेक्ट से इसमें लोग जुड़े हैं, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी से ग्रुप है, भैया इंटरपर्सनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी से भी कुछ लोग जुड़े हैं, और मंगेश काका इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से। तो इन सभी ग्रुप्स में अपने सब्जेक्ट की चर्चा तो हो ही रही है, और साथ में मनोविज्ञान को लेके भी कुछ कुछ चर्चा अभी शुरू हुई है। तो बस मेरा अभी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी चर्चा आप लोग ग्रुप्स में किए हैं, अगर उसको थोड़ा ब्रीफली सबके साथ शेयर कर पाए, ताकि हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी इसको कैसे अलाइन कुछ कर पा रहे हैं उसके बारे में शेयरिंग हो जाएगी। और मनोविज्ञान का एक स्वरूप हम किस तरह समझें, किस तरह अभी तक हमने उसको इंटरप्रीट किया है, इसका एक सभी के साथ शेयरिंग हो जाएगा। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के ग्रुप में से जो भी अपनी शेयरिंग रखना चाहे वो एक बार अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। जयश्री दीदी, नित्यानंद भैया, मम्मी, आप लोगों में से कोई रखेंगे क्या? कल भी चर्चा हुई होगी शायद। ठीक है। मुझे लगता आप, है हाँ, जैसे नित्यानंद भैया कुछ बोल रहे, जी हाँ। ठीक है भैया, बता, बोलिए। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। आवाज आ रही है दीदी क्लियर? हाँ हाँ भैया, एकदम क्लियर, बढ़िया। ओके दीदी। जयश्री दीदी रखना चाह रही हैं कि नहीं, एक बार बस पूछना चाहूंगा, नहीं तो फिर मैं रख दूंगा दीदी। नित्यानंद भैया, इसके नोट्स बने हैं, रेणु मासी ने ग्रुप में अपलोड किया है, आप उसको भी रख सकते हैं। मतलब आपकी अपनी तो जो शेयरिंग है वो तो आप रखिए ही, और उसको भी एक बार आप सबके सामने रख और सकते इसमें ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कोशिश करें कि 5 मिनट्स में हम अपना रख पाए, ताकि हम सभी को सुन सके, बहुत ज्यादा लंबा भी ना जी हो। दीदी, ओके दीदी। जी, ओके भैया, बताइए। ठीक है, तो सभी को नमस्ते। दीदी वीडियो कंपलसरी नहीं है ना? आप असहज महसूस कर रहे हैं भैया तो कोई बात नहीं है। अन्यथा चेहरे के हाव भाव से भी कई अर्थ स्पष्ट। भैया ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। ठीक है ना दीदी? जी। ठीक है दीदी, सभी को नमस्ते। हमारा जो है कल ग्रुप डिस्कशन में एक तो ये बात हुआ कि सबसे पहले मनोविज्ञान को जो लिखा वो एक
भी मनोविज्ञान आए, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से अगर हम उनको देखते हैं तो एक तरह से हमको जो है एक विकल्प ही मनोविज्ञान जो है मानव संचेतनावादी वो दिखता है। बाकी में कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ भी प्रश्न हमारे उठते हैं तो समाधान दिखता नहीं। तो ओवरऑल जो है हमने इस चर्चा को इस तरह से शुरू किया कि मनोविज्ञान को पढ़ने से पहले उसमें जितने सारे शब्द आ रहे हैं वो शब्द का अर्थ हमको स्पष्ट होता है कि नहीं। तो उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए परिभाषा विधि से हमको अर्थ पुष्टि का जो भी एक तरह से सुझाव ग्रुप से आया, और पूज्य बाबा जी भी एक तरह से उसमें उन्होंने लिखा ही है कि जब भी हम अध्ययन प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हमको अपने तरफ से कोई तर्जुमा नहीं लगाना है। जो शब्द का अर्थ जैसा परिभाषा संहिता में कहा गया है उस अर्थ के अनुसार अगर उसको समझने का प्रयास करेंगे तो हमको जो है शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु फिर इंगित हो सकता है। तो वही सारी चीजें हमको कल जो हम पठन किए उस पर हमारा ध्यान गया है ना। कई दीदी लोगों का जैसे उसमें आया कि मानव को, प्रबंध को, संचेतनावादी मनोविज्ञान, कामोन्मादी, समाधान, सुख, समृद्धि, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, ये सारी चीजों को लेकर के एक तरह से हमारा जो है उसमें ग्रुप में ध्यान गया। और इसके साथ ही साथ जो है कुछ अर्थ जो है स्पष्ट नहीं हो रहे थे कुछ दीदी लोगों का, तो उसमें कुछ प्रश्न और जिज्ञासाएं भी आई। अपने आप जैसे स्फूर्त होना, इससे आशय कि अपने आप स्फूर्त होना मतलब जैसे बाबा जी ने लिखा ना कि मुझे स्वस्फूर्त ये हुआ, तो कैसे हुआ ये एक बात आई। और जैसे आरती दीदी जी और रेनू दीदी जी का जो डिस्कशन हो रहा था उसमें बिना निरीक्षण किए, है ना, सर्वेक्षण या परीक्षण क्या संभव है जो अभी तक मनोविज्ञान में कई बार हुए हैं, तो उन्होंने उसको प्रूफ तो किया लेकिन परीक्षण और सर्वेक्षण के आधार पर ज्यादातर किया। तो क्या बिना निरीक्षण के ये संभव हो सकता है, इस बात पर जो है थोड़ा सा ध्यान गया। और जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्या मायने होंगे, क्या तरीके हो सकते हैं, अब तक जितने भी रिसर्च हुए उस पर सर्वेक्षण, परीक्षण और जो निरीक्षण है उसके माध्यम से भी हुआ है या कुछ और तरीकों से हुआ है। क्योंकि हम अगर ठीक से देख पाए तो पूज्य बाबा जी ने जो मनोविज्ञान को हमारे सामने रखा वो कहीं ना कहीं पूर्णता के अर्थ में है, ये हमारा ध्यान चला गया है। और एक जागृत व्यक्ति कोई भी बात करेंगे तो वो पूर्णता के अर्थ में ही करते हैं। तो बाकी जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं अभी तक, उन्होंने जो भी अभी तक के टूल्स आए हैं सामने उसके आधार पर उन्होंने रखा है बात को। तो उसमें सर्वेक्षण भी हुए हैं लेकिन सर्वेक्षण का वहां परिभाषा, परीक्षण का वहां परिभाषा, निरीक्षण का वहां परिभाषा उस दायरे में नहीं है या उस अर्थ में नहीं है जो दर्शन में कहा जा रहा है। तो वहां निरीक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण हुए भी होंगे तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो है एक बॉडी के लेवल तक हुआ है या फिर जो भी पदार्थ, प्राण और जीव अवस्था तक का, ज्ञान अवस्था में भी जीवन वाला भाग और सत्ता वाला भाग जो है छूटा है। तो एक भी पॉइंट अगर सह अस्तित्व में छूटता है तो फिर पूरी जो एक फॉर्मूला है कि सह अस्तित्व जो बोल रहे हैं उसमें फिर कोई चीज छूटता नहीं। सत्ता में, है ना, संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है वो, तो वो जो पूरा ओवरऑल जो एक जो बड़ा सा डायग्राम बनता है या जो एक कैनवास बनता है कंप्लीट, वो चीज हमको फिर वहां पर स्पष्ट नहीं होता है। तो अधूरे में कोई चीज लिखा गया हो या अधूरे में कोई चीज हमने पढ़ा या अधूरे में समझा है तो हम बोल सकते हैं कि इसका अर्थ ऐसा होगा, लेकिन उसको ठीक से समझने के लिए जो भी उसके राइटर हैं या जो भी, है ना, उनको उन्होंने जिया है जिस भी स्थिति गति में हो, तो उनके द्वारा सुझाया गया सारा चीज हमको फॉलो करना मुझे उचित लग रहा है। तो वही बात निकल के आया कि परिभाषा संहिता के अनुसार हम चलेंगे
और उसमें कुछ ऐसे भी आया कि जैसे कुछ मनोविज्ञान हुए जैसे फ्रायड हुए, डार्विन हुए, अल्फ्रेड अल्डर करके, और विक्टर फ्रैंकल जी, तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उस पर भी हमने थोड़ा सा और स्टडी करना है, ऐसा भी बात आया, ताकि उनके कॉन्सेप्ट को हम समझ सकें और उसको हम जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं तो चाइल्ड साइकोलॉजी के रेफरेंस में हम अभी जैसे अभी इंडियन पर्सपेक्टिव पे देखना चाह रहे हैं, और वेस्टर्न जो पर्सपेक्टिव है उस पर काम हुआ है काफी कुछ। तो जैसे यूनिवर्सिटी में या जो भी हायर एजुकेशन में उसको कैसे एंट्री दे रहे हैं, उसके लिए हमको जो है पहले तो उस लेवल को समझना पड़ेगा कि कैसे वो उनको एजुकेशन में ला रहे हैं, कैसे एजुकेशन में उसको एक तरह से मान्यता मिलती है, तो वो चीज हमको भी करना है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव पे लिखना अभी जो है एक तरह से कंपाइल करने का प्रयास हम सब करने वाले हैं, कुछ लोगों ने शुरुआत भी किया हुआ है, तो आगे चल करके उसको हम लिख पाए और फिर ये मनोविज्ञान को कैसे हम उसमें इनपुट कर पाए, मतलब एक ओवरऑल कंप्लीटनेस के साथ। तो उसमें फिर ये भी बातें हुई, और जो एक्सपर्ट हैं अभी तक अ, मध्यस्थ दर्शन में भी जिन्होंने अभी लंबा अपना समय दिया है, उनके भी वक्तव्य को उन्होंने जो अभी तक अपने समझ के आधार पे जो कुछ भी कहा, जैसे साधन भैया जी का मनोविज्ञान को कैसे पढ़ा जाए, तो ऐसे विद्वानों का या जो एक अध्ययनशील व्यक्ति हैं उनका भी हमको थोड़ा स्टडी और करने की जरूरत है, ताकि हमको आगे जो भी दिक्कतें आती हैं उसको हम मिल के आगे जो है एक दूसरे के सहयोग से उस विश्लेषण को पूरा करते हुए एक अर्थ पुष्टि की ओर जा सकते हैं। इस तरह की कुछ बातें हुई हैं, हो सकता है मुझसे कोई छूट भी गया हो, तो आरती दीदी है ना, या और भी जो दीदियां हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। सभी को नमस्ते, हरि। जी भैया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आ, आपके बीच जो चर्चा हुई उसको आपने समराइज्ड फॉर्म में रखा। आ, मैं चाहूंगा कि नित्यानंद भैया की जो बात आई है उससे जो उस चर्चा में शामिल नहीं थे, एक क्षमा करें। तो अपनी बात यदि इसमें से कुछ रखना चाहें तो स्वागत है। बहुत अच्छे से भैया ने रखा है कल की चर्चा के बिंदुओं को। उसी ग्रुप में से यदि कोई और अपनी बात रखना चाहते हैं तो भी स्वागत है। नमस्ते भैया। जी भैया। थोड़ा मैं लेट से जुड़ा हूँ, एक बार अगर बताएं कि क्या रखना है तो मैं भी थोड़ा प्रयास कर सकता हूँ। अभी ये चर्चा हो रही थी कि मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान लिखे जाने या मनोविज्ञान लिखे जाने की पृष्ठभूमि, ये मुद्दा है आज की चर्चा का। और इसमें जो स्मॉल ग्रुप्स बने हैं उनमें आपस में भी जो चर्चा हुई है उस पर अपनी प्रस्तुति रख रहे थे नित्यानंद भैया, जिसमें मुख्य बात जो शुरुआत में उन्होंने कही कि जैसा है बाबा जी ने जैसा लिखा है उसमें अपनी मान्यता नहीं मिलानी है, जैसा है वैसा परिभाषा विधि से पढ़ने की बात जो है वो प्रमुखता से उनकी बात में मुझे समझ में आया। मनोविज्ञान लिखे जाने की पृष्ठभूमि पर यदि आप अपनी कुछ बात रख सकेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
जी रमेश भैया। जी भैया, वो मैं देख नहीं पाया था कि ग्रुप सब्जेक्ट क्या है, मतलब आज का गोष्ठी का। अभी देख रहा हूँ। मुझे क्षमा करेंगे। पृष्ठभूमि के रूप में जो मुझे बात समझ में आई है, जिसके आधार से कुछ सोचने और समझने का या समझने के अर्थ से अध्ययन करने का स्वयं में प्रवृत्ति विकसित हुई है, उसको मैं इस रूप में पहचान पा रहा हूँ। जैसा कि बाबा जी ने जो मनोविज्ञान रखा है हम सबके बीच में, इसकी शुरुआत में ही मुझे जहां तक याद है, प्राकथन में बाबा जी ने जीवन को मानसिकता के रूप में परिभाषित किया है कि हम जो कुछ भी कार्य व्यवहार कर रहे हैं, वह जो भी कार्य व्यवहार दिख रहा है, उसके मूल में मानसिकता है। मानसिकता समग्र रूप में क्रियाशील होते हुए वह हमारे व्यवहार और कार्य में से दिखाई पड़ती है। तो हमारी मानसिकता का स्वरूप स्पष्ट होना एक आवश्यकता है। हमारी मानसिकता में क्या क्या वास्तविकताएं हैं, है ना, उनको स्पष्ट होना एक वास्तविकता है, एक आवश्यकता है। और ये स्पष्ट होना ही मनोविज्ञान को समझने का आशय है। ऐसा मुझे मनोविज्ञान के संदर्भ से समझ में आता है। जैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अगर लिखना है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में मेरी मानसिकता क्या स्वीकार रही है, या हर मानव में से जो मानसिकता है वह इसको किस रूप में देख पा रही है और किस रूप में ये देख पा सकती है। इन दोनों के बीच और किस रूप में हम देखना चाहते हैं, ये तीन जो क्या कहते हैं हम, अ, धुरी, अगर मुख्य धुरी की बात करें तो वो ये समझ में आता है कि धुरी नहीं, अगर स्ट्रेट लाइन बनाने की बात करें तो ऐसे समझ में आता है कि मेरी मानसिकता में चाहत के रूप में क्या है और मेरी मानसिकता में इस चाहत के साकार होने का स्वरूप क्या है। और आज हम सब इसके बीच में कहाँ खड़े हैं। इन तीनों ही बिंदुओं को जो मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन होगी, वो मनोविज्ञान का स्वरूप होगा, ऐसा मुझे स्पष्ट होता है। तो चाहे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात हो या बाल मनोविज्ञान की बात हो, एक बार साधन भैया जी के साथ जो गोष्ठी हो रही थी, तो उसमें मैंने इस बात को पूछा भी था कि जो मनोविज्ञान बाबा जी ने रखा है और बाहर जो मनोविज्ञान चल रहे हैं, उसमें तो बहुत सारे खंड हैं। अब उन खंडों को इसके साथ जोड़कर कैसे देखना है। तो उन्होंने इसी बात को बहुत बढ़िया से कम शब्दों में कहा था कि हमारे पास अगर मनोविज्ञान स्पष्ट हो गया है, तब इस मनोविज्ञान को किस विधा में लगाना है और किस विधा का स्वरूप हमारे मनोविज्ञान के माध्यम से क्या उत्तरित होता है, उसको हम रख ही सकते हैं। तो चाहे किसी भी मनोविज्ञान के किसी भी विभाग को, किसी भी विधा को देखेंगे, तो मूल वस्तु जो है वो मानसिकता का है, और मानसिकता जो है वो जीवन के समग्र स्वरूप में से परिभाषित होती है, 10 क्रियाओं में से परिभाषित होती हैं। और 10 क्रियाओं में से जो आचरण है वो 122 आचरण में से परिभाषित होती है। तो 122 आचरण का स्वरूप का अर्थ ही जो है वो मानसिकता का अर्थ है। और यही कार्य व्यवहार में से जब प्रकाशित होती हैं, तो अलग अलग विधाओं में अलग अलग स्वरूपों में दिखाई पड़ती हैं, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में उसके अनुसार दिखाई पड़ती हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार की बात करें तो उसमें वही जो है बाल मनोविज्ञान के बाल अवस्था के आधार से दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही तमाम जो भी विधाएं हैं, उन सभी विधाओं में मूल जो हमारी 122 आचरण रूपी मानसिकता है, जिसमें 10 क्रियाएं हैं, उन 10 क्रियाओं का 122 आचरण रूपी मानसिकता का ही प्रभाव जो कार्य व्यवहार के रूप में इन सभी विधाओं में से जो प्रकाशित होती हैं या प्रकाशित होने की है, वह जो है मनोविज्ञान का स्वरूप है, ऐसा मेरे ध्यान में आता है। तो जैसे समाज शास्त्र में बाबा जी ने इस बात को कहा है कि मानव के साथ जीने के लिए प्रवृत्त है और मानव के साथ जीता है। मानव चेतना में
देव चेतना में, दिव्य चेतना में हम इसे पहचानते हैं। तो मानव चेतना में, दिव्य चेतना में, दिव्य चेतना में जो मानव मानव के साथ न्याय, धर्म, सत्य को जीकर प्रमाणित करता है, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था को जो जीकर प्रमाणित करता है, और आज जो हम मानव मानव के बीच प्रवृत्त हैं जीने के अर्थ से, इन दोनों के बीच में अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाएं तो यहाँ से वहां तक की यात्रा जिस प्रकार से हो सकती है उसी को समाज शास्त्र कह रहे हैं। ऐसा उसमें बाबा जी ने स्पष्ट कराया है। उसी प्रकार से अगर मनोविज्ञान की बात करें तो यही मुझे भी उसी प्रकार से मुझे मनोविज्ञान का यही स्वरूप दिखने में आता है कि आज हमारी मानसिकता में चाहत के रूप में क्या है, और मानसिकता जो है किस प्रकार से देख पा रही है, और मानसिकता में से क्या क्या दिखाई पड़ता है जो व्यवहार और कार्य में आचरित होता है। तो यह जो 3 बिंदु हैं, इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर अगर हम पूरा करते हैं तो मनोविज्ञान जो है प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा लगता है। तो मुझे इतनी बात लगती है भैया। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया। तो सबके लिए अवसर है कि मनोविज्ञान को लेकर अपनी बात रखें। अभी ये शुरुआती सत्र है, तो इसमें जो भी बन पड़ा है अब तक का इस बारे में, तो वो रखा जाए। दीदी ने रेस्ट्रिक्शन किया था कि 5 ही मिनट रख सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कोई भी आगे आ जाए और अपनी बात रखे तो बहुत अच्छा है। तो स्वागत है। मुझे लगता है कि सब सुनने के ही विचार में हैं। जी भैया, मैं एक बात रखना चाहती हूँ। जी जी। हाँ जी, सभी को नमस्ते। भैया, इसमें ये जो है पुस्तक, इसमें पेज नंबर 12 अध्याय 2, तो इसका जो पॉइंट नंबर 9 है उसको मैं रखना चाह रही हूँ। जी जी, स्वागत है जी। तो इसमें पॉइंट नंबर 9 में है, जीवन सहज रूप में बल और शक्तियां अक्षय हैं, अविभाज्य हैं और शाश्वत हैं। इनमें से बलों का नाम मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, और शक्तियों का नाम आशा, विचार, इच्छा, रितंबरा और प्रामाणिकता दिया गया है। तो इसमें मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, ये जो बोल्ड में लिखा है, जीवन सहज बलों में संगीतीकरण ही मनस्वस्था का संपूर्ण स्वरूप है, और शक्तियों में संगीतीकरण ही व्यवहार में प्रमाणित होने का सूत्र है। इसी को आगे डिटेल किया गया है कि मानव परंपरा में परस्परता और व्यवहार एक सहज कार्यकलाप है, और जीवन में जो अनुभव है वो मनस्वस्था का परम है। तो जब हम इसमें साइकोलॉजी में जब इसकी बात करते हैं, हम काउंसलिंग साइकोलॉजी में, तो एक मनस्वस्था यानी मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, तो वो यहाँ से कनेक्ट होता है कि जीवन में अनुभव मनस्वस्था का परम है, क्योंकि अनुभव सत्य में से के लिए है, उसका प्रमाण व्यवहार परंपरा में ही सार्थक होना संभव है। ऐसे बल में संगीतीकरण को आदरणीय नागराज जी ने देखा अर्थात समझा, और उनका कहना है कि जो जागृत जीवन है उसकी जागृत जीवन सहज जो क्रिया है उसके आचरण के अनुसार, वृत्ति के अनुरूप जो मन कार्य करता है, तो उस स्थिति में सुख मिलता है, और उसका जो प्रमाण होता है वो स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन तथा व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी होने के रूप में मिलता है। और यह तभी संभव होता है जब मन वृत्ति के अनुरूप, और वृत्ति चित्त के अनुरूप, और चित्त बुद्धि के अनुरूप, और बुद्धि आत्मा के अनुरूप हो। तो जो आत्मा अस्तित्व सहज सहअस्तित्व के अनुरूप कार्य करने की स्थिति और गति में प्रमाणित होता है, इसलिए चित्त के अनुरूप वृत्ति में तुलन और विश्लेषण संगीतीकरण विधि से
तो इसमें जो मेरा ध्यान गया, ये जो संगीतीकरण है बलों और शक्तियों में, ये इसके ऊपर मेरा काफी ध्यान गया। वृत्ति में तुलन और विश्लेषण संगीतीकरण विधि से शांति सहज प्रमाण को देखा गया। बुद्धि के अनुरूप कार्य करता हुआ चिंतन और चित्रण, सत्यबोध सहज कार्य प्रणाली और प्रक्रिया में संगीतीकरण स्वयं संतोष के रूप में प्रमाणित होना पाया गया है। और बुद्धि आत्मानुरूपी विधि से कार्यकलापों को संपन्न करती है, तब परम संगीत आनंद के नाम से ख्यात होता है। आत्मा में सहअस्तित्व के अनुरूप कार्य होना सहज है। यह सहजता मानवीयता पूर्ण प्रामाणिकता संपन्न परंपरा की महिमा से सर्वसुलभ होता है। दूसरा, अनुसंधान विधि से भी संपन्न होता है। तो इस प्रकार बलों में संगीतीकरण प्रणाली से मनस्वस्था का प्रमाण और शक्तियों में संगीतीकरण प्रणाली से नैसर्गिक संतुलन, अखंड समाज में संतुलन, सार्वभौम व्यवस्था में संतुलन, मानवीय शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम सहित न्याय सुलभता, उत्पादन सुलभता, विनिमय सुलभता, संपन्न संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था में संतुलन संभव है। इसे प्रमाणित करने के क्रम में ही मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान की सहज प्रस्तुति है। जी धन्यवाद, मैं इतना ही रखना चाह रही थी। तो इसमें जो संगीतीकरण जो शब्द है, बलों में संगीतीकरण और शक्तियों में संगीतीकरण, इस पर मेरा ध्यान गया, तो ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बाबा जी ने इसकी पृष्ठभूमि के रूप में इस बात को जीवन क्रिया के आधार पर रख दिया है। बहुत ही बढ़िया ध्यानाकर्षण दीदी। तो प्रत्यावर्तन, बलों में संगीतीकरण का अर्थ प्रत्यावर्तन और शक्तियों में संगीतीकरण का अर्थ परावर्तन, जो कि फैलकर सार्वभौम व्यवस्था तक जाने की बात। तो मन स्वस्थता वहाँ से है। और काउंसलिंग साइकोलॉजी का जिक्र आपने किया दीदी, तो पूरी बात समझने से सेल्फ काउंसलिंग हो जाती है, ऐसा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और भी उम्मीद करता हूँ कि कुछ अपनी प्रस्तुतियाँ या ध्यानाकर्षण आया तो बहुत अच्छा रहेगा, या दीदी की बात से किसी बात पर ध्यान गया हो। धन्यवाद प्रमीला दीदी। जी धन्यवाद भैया। तो एक ध्यान इस बात पर भी जाता है कि मन स्वस्थता के लिए मनोविज्ञान, तो जो मन स्वस्थता अभी तक हासिल नहीं हुई है मानव जाति को, उसके लिए मनोविज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, पठन की आवश्यकता है। व्यापक में होने से प्रेरणा प्राप्त है, परंतु प्रयास जो है वो अभी की स्थिति में हमें स्वयं करना है। इसकी स्पष्टता होने से हम इसमें लगते हैं। कल्पनाशीलता का नियोजन वास्तविकता में करते हैं तो मनस्वस्थता की तरफ बढ़ते हैं। जो नित्यानंद भैया ने शुरुआत में जिक्र किया स्वयं स्फूर्तता की, या फिर कई बार नियति विधि भी शब्द लगता है कि जब ये नियति विधि यानी नियत, जो नियत है, या स्वयं स्फूर्त विधि यानी जो अपने आप होना ही है, तो एक तरह से लगता है कि मैं बाहर हो गया और सब कुछ ऑटो मोड में चलेगा। तो खैर ये परिचय में ये बातें कही जाती हैं ताकि ध्यान उन जो है सामान्य तौर पर जिधर जाता है उसको समीक्षित करने के लिए, उसको रोकने के लिए। यहाँ स्वयं स्फूर्त विधि या नियति विधि, यानी ये चार अवस्था, चार पद में जो सहअस्तित्व प्रमाणित हो रहा है,
जिसकी अविभाज्यता में मैं हूं, इस बात की पूरी स्पष्टता से मन स्वस्थता। अस्तित्व स्थिर है, मैं अविभाज्य हूं, इसलिए मैं भी स्थिरता की तरफ प्रेरित हूं, स्थिरता हासिल होकर रहेगी। प्रक्रिया है कि कल्पनाशीलता का नियोजन सत्य सूचनाओं पर और स्वयं में जो स्वनिरीक्षण, स्वपरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण की बात हो रही थी, तो अध्ययन साक्षात्कार से शुरू होता है, ऐसा बाबा जी ने कहीं कहा है, चर्चाओं में भी आया है। यानी जब हमें सत्य, जब हर इकाई की प्लेसमेंट इस एग्जिस्टेंस में अपनी पूरकता के साथ दिखने लगती है तो साक्षात्कार हुआ। तो निश्चित रूप से वो बात जो नित्यानंद भैया ने शुरुआत में कही कि बगैर स्वनिरीक्षण के क्या परीक्षण और सर्वेक्षण संभव है, तो बाबा जी यही कहते रहे हैं कि अनुभव के उपरांत जो है आदमी जीने के लायक हुआ, समझदारी हुई, समझ पूरी हुई। तो स्वनिरीक्षण की उच्चतम बिंदु अनुभव है, आत्मा का व्यापक में अनुभव होना, पारगाम्यता का स्पष्ट होना। वहां सहअस्तित्व, पहला सहअस्तित्व व्यापक के साथ आत्मा का, ऐसी सूचना है। और उसके बाद जब ये चीजें, मुझे लगता है कि अनुभवगामी स्थिति में इसी के भाषात्मक स्थितियों में होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि अनुभव की कोई एक विशेष स्थिति के बाद ही हमारा अध्ययन, हमारा प्रयास होता है। प्रयास तो अभी से है, प्रयास शुरुआत से ही है। जीवन जब शरीर संचालित करना शुरू किया होगा तब से प्रयास है। तो उपलब्धि, आंशिकता में उपलब्धि, पीड़ा, और फिर पीड़ा से अगला प्रयास, और फिर पूरी तस्वीर, तो फिर अनुभूति के बाद, और फिर अनुभव बोध में उसका आचरित होना, आचरण के लिए संकल्प बनना। तो ये पूरा एक साइकिल जो है वो समझ में आता है। तो मनस्वस्थता का मतलब प्रमाणित होने की स्थिति तक मनस्वस्थता के लिए गुंजाइश, ऐसा मुझे समझ में आया आप सभी की बातों से भी, और जो ध्यानाकर्षण प्रमिला दीदी ने भी आखिर में कराया उससे। अभी भी हमारे पास समय है। जी, रश्मि दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। नमस्ते सभी को। कल हमारी जो मीटिंग में चर्चा हो रही थी, उस क्रम में मैं भी कुछ जोड़ना चाहूंगी। उसमें मुझे ये, कल जो हमारी चर्चा से हम एक ये निष्कर्ष पे भी बात कर रहे थे कि हम सभी को साइकोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता है। इस बात पे हम चर्चा कर रहे थे कि आवश्यकता है तो इस बात पे है या नहीं, और है तो क्यों है। तो इस पे ये समझ में आया कि जो हम अभी साइकोलॉजी में चेंजेस की बात कर रहे हैं कि सही का हम उसमें कुछ इनपुट दे पाए, सही मार्ग, कि उसमें अपनी समझ को, उसमें अपने थॉट्स को, और अपने जो हम एक्सपीरियंस करे हैं पिछले कुछ वर्षों में, जैसे मैं चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, तो उसमें भी हम अपने एक्सपीरियंस से जो सही की दृष्टि कर में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हम इनपुट देना है हमको। तो ये क्यों देना है? तो इस बात से मुझे, बेटा एक मिनट भैया, कुछ बच्चे आए हैं। मैं समझ सकता हूँ दीदी। जी जी भैया, तो बस इसमें ये जोड़ना चाह रही थी कि मैं इसकी आवश्यकता पे हम लोग सोच रहे थे, तो उसमें ये समझ में आया कि मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान। मन का विज्ञान तो हर मानव मन से ही संचालित है। शुरू में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि में सबसे पहले मन ही है जो हमें किसी भी कार्य व्यवहार को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसलिए मन के बारे में हर मानव को समझने की आवश्यकता है।
ताकि वो हर मानव अपने मन को समझ के और उसके अनुसार अपने कार्य व्यवहार को निर्धारित कर सके और उसे सही दिशा दे सके, ताकि जो अभी समाज में हम अव्यवस्था देख रहे हैं, जिससे हम सब कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं, तो वो ना हो और पूरे समाज को, पूरे संस्कृति को हम एक नया आयाम दे सके। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कल हमारी चर्चा से, कि इसकी आवश्यकता हम सबको दिखती ही है, इसलिए हम इस कार्यक्रम में लगे हैं। जी भैया, बस इतनी ही बात रखनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बढ़िया है, ये प्रश्न हर के मन में किसी न किसी के आता ही है, क्या मैं मनोविज्ञान पढूं? क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन जब होता है तो मनोविज्ञान विषय मेरा नहीं है, ये किसी ऐसे फिलोसोफर टाइप आदमी का होगा। जबकि हम सभी जीवन हैं और जीवन का अविभाज्य परिवेश जो है मन है, और मन के बाद फिर उसका प्रकाशन जो है शरीर के माध्यम से होता है। तो हर आदमी को मनोविज्ञान समझने की, खुद को समझने की आवश्यकता है, तो मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, और चर्चा में ये बात आई तो सभी लोगों ने इसका लाभ लिया। बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और भी हम में से कोई जरूर ध्यान गया होगा। मंगेश भैया जी, आप यदि कुछ रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी गीता दीदी, नमस्ते। नमस्ते भैया जी, थैंक यू। मुझे भी ये बात अच्छी लगी जो अभी दीदी ने बताई कि मन के बारे में जानना जो है सबके लिए बहुत आवश्यक है। अ, अभी जैसे अब हम लोगों का इतना एक्सपीरियंस हो गया है अपने फील्ड में और एज वाइज भी, तो लगता है कि अगर हम अपने मन को जान पाए तो जो कार्य करने की हमारी प्रणाली, शैली, उसमें हम काफी अच्छा कर सकते हैं। तो ये बात बहुत सही है कि सबको मन के बारे में जानने की बहुत बहुत आवश्यकता है। अब तो ऐसे लगता है कि जैसे इसको शुरू से ही, बचपन से ही बच्चे को बता देना चाहिए। तो इसमें भी ध्यान जहाँ मेरा गया, जो ये मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान है, कि हर मानव कल्पनाशील और कर्म स्वतंत्र है, इसमें ये बाबा जी ने बताया ही है। और मन के बारे में जानना, क्योंकि ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, और मन में ही 64 क्रियाएं हैं। तो जब मानवीयतापूर्ण आचरण अपने स्वरूप में मूल्य, चरित्र, नैतिकता के संयुक्त रूप में मिला, फिर बाबा जी ये कहते हैं कि जब बाबा जी ने अनुसंधान किया तो बाबा जी को लगा कि विश्वास पूर्वक जीना बन जाता है। तो उन्हें लगा कि जब और उसके फलन में व्यक्ति सुखी होता है, वह भी बाबा जी ने लिखा है कि उनको समझ में आया। विश्वास एवं सुख की अपेक्षा सभी मनुष्यों में विद्यमान है ही। सब मनुष्य चाहते ही हैं कि हम विश्वास दीदी पूर्वक। आवाज थोड़ी कम आ रही है, यदि आप माइक नजदीक ले आए। जी। अच्छा, अब आ रही है भैया जी? अब आ रही है? अभी भी कम ही लग रही है मुझे, कम शायद आ मेरी रही है? वॉल्यूम कम है। बाकी लोग बता सकते हैं। अब आ रही है? जी। अभी भी कम है? वह हाँ वैसे ही है। बाकी लोग बताएं, उनको आवाज ठीक मिल रही है? कोई एक आदमी। जी, थोड़ी कम है भैया जी, आवाज जी। थोड़ी कम है। कम है? एक सेकेंड। अब कैसी है? ठीक है दीदी, हम ही अपने कान को थोड़ा सा तेज कंसंट्रेट कर चलो, ले। मुझे थोड़ी सी रखनी है, ज्यादा नहीं ठीक। करूंगी। ठीक है दीदी, तो कंटिन्यू करें। हाँ, विश्वास पूर्वक जीना बन जाता है। और विश्वास एवं सुख की अपेक्षा सभी मनुष्यों में विद्यमान है ही। तो मानव कुल के लिए यह मनोविज्ञान साहित्य स्वयं विश्वास पूर्वक जीने, परिवार में जीने, समाज में जीने और व्यवस्था में जीने के लिए प्रेरक होगा। यही बाबा जी ने लिखा है कि यही मेरी कामना है। मानव है तो मानवीयता है ही। फिर फिर जागृत मानव का आचरण उन्होंने, कि जागृत मानव के कैसे आचरण करेगा। फिर 122 आचरण है। और फिर अभ्यास से ही पात्रता और क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो भैया जी, फिर मैं इतना ही रखती हूँ, आवाज नहीं आ रही, फिर बाद में ठीक रखूंगी। है दीदी, आपने जो कुछ भी रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी थैंक यू। ध्यान आकर्षण कभी भी हम मुझ में नया अर्थ खोल सकता है, इसकी पूरी संभावना इस वांग्मय में नहीं, है। ये है कि कौन सी लाइन किसको पसंद आ जाए। और सबसे खूबसूरती इस दर्शन की ये है कि जितने भी लोग बोलते हैं, सब
अच्छा लगता है, और सबके कहीं ना कहीं किसी किसी का अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग जगह ध्यान जाता है, तो उससे हमारी और क्लैरिटी बढ़ती है। तो जी इसमें तो बहुत अच्छा सुंदर दर्शन है ये, और यही खूबसूरती है, जितनी बार भी सुनते हैं उतनी बार अच्छा लगता है और नई चीज सीखने को मिलती है। धन्यवाद भैया जी। तो मैं दीदी धन्यवाद आपका। कुछ आखिरी का मिनट है, तो मैं चाहूंगा कि स्वयंस्फूर्त तरीके से मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर जो इतनी बात हुई, कोई रखना चाहे, अन्यथा मैं स्पेशल रिक्वेस्ट भी रख सकता हूँ। तो चूंकि मैं रोज रामाशंकर भाई को सुनता हूँ, तो मैं रामाशंकर भाई से इस आखिरी मिनट में पृष्ठभूमि पर अपनी आखिरी बात करने के लिए कहूंगा आज के सत्र के लिए। जी रामाशंकर भाई, एक अधिकार सा है हमारी रिक्वेस्ट में, यदि आवाज आप तक पहुंच रही हो। हाँ जी भैया, जी। समझ नहीं पाया क्या रखना है। जितनी चर्चा भी हुई उससे जो निकल करके आया, और पृष्ठभूमि पर अपने अपनी बात रखी दी थी, तथापि एक जी तार भैया, वाक्य के रूप मैं में। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेरी ओर से इसमें भागीदारी कम हो पा रही है। अगली बार से अगली गोष्ठी में मैं अपनी ओर से प्रयास करूंगा कि जैसे कहा गया था कि 10 से 15 पेज पढ़ करके आना है, तो मैं भी प्रयास पूर्वक पढ़ कर आऊंगा। और इस शुरुआत में जो बाबा जी ने रखा है ना, बाबा जो प्राकथन, और प्राकथन के बाद जो रखा है परिचय, पहला अध्याय। जी। है ना, तो ये अनुसंधान क्यों, है ना, मानवीयतापूर्ण आचरण सहज हुआ, अनुसंधान क्यों, मानव संचेतना मनोवादी मनोविज्ञान का आधार, ये जो प्रारंभ में ये जो 4 अध्याय हैं, ये चारों अध्याय हम सबको काफी बारीक से देखने की आवश्यकता है, अगर हम मनोविज्ञान पर कुछ काम करना चाहते हैं। और इसके एक एक वाक्य जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे मेरा एक ध्यान इस पर गया था एक जगह, जो अभी दीदी ने पढ़ा था, तो वो आगे पढ़ रही थी और मैं पीछे का ही नंबर 2 पॉइंट में, पृष्ठ संख्या 13 में लिखा है कि जीवन परमाणु में, मध्य बिंदु में और आश्रित परिवेशों में जितनी जितनी संख्या में अंश स्थित होना है, वह पूर्ण हुआ रहता है। ये जीवन परमाणु के बारे में कह रहे हैं कि जीवन परमाणु अपने आप में जो वास्तविकता है, जो जिस तरह तरीके से भी बनी हुई है, उसमें जीवन परमाणु में, मध्य बिंदु में एवं आश्रित परिवेशों में जितनी जितनी संख्या में अंश स्थित होना है, वह पूर्ण हुआ रहता है। इसकी कार्य योजना सह अस्तित्व सहज है। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ रखी है कि इसकी कार्य योजना सह अस्तित्व सहज है, और मानव सहज कार्य योजना जागृति को प्रमाणित करना ही है। तो हम जो कुछ भी करेंगे या जो कुछ भी कर रहे हैं या जो कुछ भी करना चाहते हैं, यह तय है। वह तय इसी रूप में है कि जीवन में निश्चित अंश प्लेस्ड है, निश्चित वहां से जो प्रकाशन होना है, वह प्रकाशन सह अस्तित्व सहज योजना के रूप में तय है। तो हमारे द्वारा वही होने में ही हमारी तृप्ति है, और उसी तृप्ति का फलन जो है, या उसी तृप्ति का प्रमाण जो है, वह सह अस्तित्व रूपी प्रमाण में से न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने में, या अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक जीने में, या 10 सोपानी व्यवस्था के रूप में जीने में देखा जाता है। तो ये इस तरीके से हमें जीवन को और बारीक से यहाँ से हमें समझने को मिलेगा, अध्ययन करने को मिलेगा। और जितना बारीक से हम इसका अध्ययन कर पाते हैं, उतना ही मनोविज्ञान को पहचानने में और उसको प्रस्तुत करने में हमें सहायता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास बन रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी मुझे जो देखने में आया है, वह मानसिकता का, कि हर आयाम में मेरी मानसिकता क्या देखती है, या हर किसी की मानसिकता क्या देखती है, और क्या देख सकती है, और देख सकती है तो क्या वह देखना ही कैसे वह कार्य व्यवहार में से फलित होता है, जिसको आचरण के रूप में हम पहचान रहे हैं।
तो इस इतने आयामों में से अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो मनोविज्ञान को समझना हर किसी की अपनी स्वाभाविक स्वीकृति और स्वाभाविक बाध्यता जो है दोनों के रूप में देखने में आता है, ऐसा मुझे स्पष्ट हो रहा है। तो बहुत धन्यवाद, ये बहुत ही बढ़िया। तो नियति विधि और स्वयं स्फूर्त विधि की बात यहाँ पर आपने एक तरह से रेखांकित कर दी। मेरा ध्यान उधर गया कि अंशों का अपनी जगह पर फिक्स होना एक तय बात है और इसीलिए जागृति निश्चित है। तो वहां से स्वयं स्फूर्तता को देखने की जरूरत है और फिर वहां से मनोविज्ञान को समझने की बात। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार जो है हम पूर्व तैयारी के साथ और कुछ और काम करके आए तो हम सबको स्वयं में लाभ का पता चलेगा। तो सभी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। अभिव्यक्त नहीं होने पर भी आपकी उपस्थिति से हमारा सबका जो कह पाए उनका मनोबल रहता है, तो इसलिए सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्ते, हरिहर। भैया सभी को नमस्ते। रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दिया जाए प्लीज। जी जी भैया, बस कर रही हूँ। नमस्ते।